हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम व्हाट इज़ गवर्नमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमको अभी तक ये क्लियर हो चुका है कि गवर्नमेंट के पास में डिसीजन लेने की पावर है और वो कानून बनाकर उसको लागू कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट को ये पावर दी किसने कि वो डिसीजन ले या फिर लॉ बनाकर उसको लागू करे। तो बच्चों, गवर्नमेंट को ये पावर कौन देगा, ये डिपेंड करता है उस देश की गवर्नमेंट के ऊपर कि वहाँ पर गवर्नमेंट किस टाइप की है। हमारी टेक्स्ट बुक में 2 टाइप की गवर्नमेंट की बात की गई है, एक है डेमोक्रेसी और दूसरी मोनार्की। इसको डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है और मोनार्की में क्या होता है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। तो ध्यान से देखें, जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर गवर्नमेंट को पावर देने वाला कौन है, वहाँ उस देश की जनता है। जनता गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि आप डिसीजन बना सकते हैं और कानून को लागू कर सकते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सनस एंड इलेक्ट दैम। और ये प्रोसेस कैसे होती है? इलेक्शन के थ्रू होती है। इलेक्शन में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान को वोट देके चुना जाता है। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। जब एक बार चुनाव हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कोई भी एक्शन लेती है या फिर डिसीजन लेती है तो उसको लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि जो भी डिसीजन लिया है वो क्यों लिया गया है, क्योंकि वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनको जनता ने लीडर बना के भेजा है, इसीलिए वो कोई भी अगर कोई एक्शन लेते हैं या फिर कोई डिसीजन लेते हैं तो उनको जनता को इन्फॉर्म करना होता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, यूएसए में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है। जनता इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनाती है और फिर गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो डिसीजन ले सकती है और अपने कानून को लागू कर सकती है। सेकेंड टाइप की गवर्नमेंट होती है मोनार्की। इन मोनार्की द मोनार्क मतलब किंग या फिर क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एकदम अपोजिट होता है। यहाँ पर जो इनके राजा या रानी होते हैं इनके पास में पावर होती है डिसीजन लेने की और सरकार बनाने की। द मोनार्क may have a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power remain with the monarch। देखिए, इनके पास में छोटा सा ग्रुप हो सकता है जिनसे ये डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, जो अंतिम निर्णय है, वो कौन लेगा? वहाँ का राजा या रानी लेगा। Unlike in a democracy, kings and queen do not have to explain their action or defend the decision they take। तो देखिए, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर नेताओं को बताना पड़ता है कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया, लेकिन मोनार्की में राजा या रानी को किसी को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि जो डिसीजन लिया गया है वो क्यों लिया गया है। मोनार्की गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है जैसे कि यूके के किंग चार्ल्स थर्ड हैं, स्पेन के किंग फिलिप सिक्स्थ हैं। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मोनार्की गवर्नमेंट है और यहाँ पर डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो किंग या फिर क्वीन के पास होती है और यही गवर्नमेंट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। हमको पता है कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। तो हमको डेमोक्रेसी ईजीली नहीं मिली है, हमने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leader। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि जो डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है कि जनता के पास में पावर होती है कि वो अपने लीडर को इलेक्ट कर सके, चूज कर सके। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल। तो हम ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, जनता का शासन है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल। सो डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया यही है कि जनता रूल बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है? वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो नेताओं को चूज़ करेगी वो नेता जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जनता का शासन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कहा जाता है क्योंकि इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, हमने अभी बात की कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जनता का शासन होता है, लेकिन जनता डायरेक्टली शासन नहीं कर रही है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इलेक्शन में 4 लोग खड़े हुए, अब क्या होगा कि हमारी बात को समझेगा, हमारी डिमांड को आगे पहुंचाएगा, हम उसी को चूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, हमने किसको चूज़ किया? डी को चूज़ किया। इसका मतलब ये है कि जो डी नंबर का जो पर्सन है
वो क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव। वो हमारी बात सरकार तक रखेगा क्योंकि अब वो क्या है, सरकार का पार्ट है, अब वो हमारे लिए काम करेंगे। इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो देखिए इस तरीके से हमने बहुत सारे लीडर को चूज़ किया, अब वो सारे लीडर मिलकर गवर्नमेंट को बनाते हैं और हमारे लिए वो काम करते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allow what is known as universal adult franchisee. This means that all adults in the country are allowed to vote. देखिए प्रेजेंट टाइम में वही गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसमें कि देश के जो एडल्ट हैं, एडल्ट का मतलब क्या होता है, जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं, चाहे वो आदमी हो, औरत है, अमीर है, गरीब है, सबके पास में वोट करने का अधिकार होना चाहिए। अगर उस देश में वोट करने का अधिकार नहीं है सबको, तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। But it was not always like this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in election? देखिए प्रेजेंट टाइम में तो क्या है कि सबके पास में अधिकार है कि वो चाहे औरत है, आदमी है, अमीर है, गरीब है, हर कोई वोट कर सकता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि जो औरतें थी और जो गरीब थे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। In their earliest forms, government allowed only men who own property and were educated to vote. देखिए पहले क्या था कि जो प्रॉपर्टी है, जिनके पास में प्रॉपर्टी है या फिर जो पढ़े लिखे हैं, केवल वो लोग वोट दे सकते थे, बाकी कोई भी वोट नहीं दे सकता था। This meant that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. इसका मतलब ये हुआ कि जो औरतें थी, गरीब थे, जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको वोट देने का राइट नहीं था। The country was governed by the rules and regulation that these few men made. मतलब पूरी इंडिया में बहुत सारे लोग थे, लेकिन कुछ ही लोगों को पावर थी वोट देने की, तो उनके अकॉर्डिंग ही नियम और कानून बनाए जाते थे, जैसा वो चाहते थे वैसे नियम कानून होते थे। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. तो देखिए आज़ादी से पहले केवल थोड़े से लोगों को वोट देने का राइट था, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को राइट नहीं था। इस वजह से सभी ने एक साथ होकर डिमांड रखी कि हमारे लिए भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchisee. तो देखिए गांधी जी को भी शौक हुआ कि ये क्या है, भेदभाव क्यों हो रहा है, केवल वो अनपढ़ हैं या फिर वो औरत है या फिर गरीब है, इस वजह से वो वोट नहीं दे पा रहे। तो गांधी जी ने भी डिमांड की कि जो एडल्ट हैं, जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं, उन सबको वोट देने का राइट होना चाहिए, और इसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. तो गांधी जी ने अपनी जनरल में 1931 में लिखा था, और उनके जनरल का नाम था, उनकी पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। उन्होंने कहा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिस आदमी के पास में पैसा है उसके पास में राइट है, लेकिन जिसके पास में अच्छा कैरेक्टर है, जो अच्छा इंसान है, वो गरीब है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके पास में वोट देने का राइट नहीं है। मतलब कि जो बुरा आदमी है, पैसा है, तो वो वोट दे सकता है, जो अच्छा आदमी है वो वोट नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान अपनी इतनी ईमानदारी के साथ में खून पसीना एक करके मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, गरीब है, इस वजह से उसको वोट देने की पावर नहीं है, वोट देने का राइट नहीं है। तो इस बात पे गांधी जी बहुत शौक थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना भेदभाव क्यों हो रहा है लोगों के साथ में। आपके टेक्स्ट बुक में एक कॉलम दे रखा है जिसमें बता रखा है कि औरतों ने अपने वोट के अधिकार के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। Nowhere in the world have governments willingly shared power. तो देखिए संसार के किसी भी देश में जो सरकारें होती हैं वो अपनी पावर को अपनी इच्छा से शेयर करना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर पावर शेयर होगी तो सरकार के पास पावर कम हो जाएगी, इसीलिए वो अपनी इच्छा से किसी के साथ पावर शेयर नहीं करना चाहते। All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. तो देखिए पूरे यूरोप में और यूएसए में जो औरतें थी और जो गरीब थे, उनको सरकार में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 में। तो जो औरतें अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, उनका जो ये मूवमेंट था, उनका जो आंदोलन था, वो 1914 में और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट था उसको क्या कहा जाता है, विमेंस सफरेज मूवमेंट। एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट, और ये जो सफरेज वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, राइट टू वोट। तो इनका जो राइट टू वोट जो मूवमेंट चल रहा था वो 1914 में और ज़्यादा तेज हो गया था।
During the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men's work. तो देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो आदमी तो क्या करेंगे, फाइटिंग में चले गए थे, वॉर में चले गए थे, तो जो आदमी लोग काम करते थे उस काम पर अब औरतों को बुलाया जाने लगा, वो काम अब औरतें करने लगी. मैनी वीमेन बिगिन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. अब जब औरतों को बुलाया तो वो काम उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया, उन्होंने अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया, अच्छे से मैनेज किया. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. तो देखिए, जब लोगों ने देखा कि औरतें इतनी अच्छी तरीके से आदमियों का काम कर सकती हैं, क्योंकि हमेशा से समझा जाता है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, औरतें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, लेकिन जब ये देखा कि औरतें बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकती है तो उनको लगा कि हम तो औरतों के बारे में गलत सोचते हैं, ये तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है. सो women begin to seen as being equally capable of making decision. तब उनको समझ में आया कि जो औरतें हैं उनको इक्वली समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आदमी काम कर रहे हैं उसी तरीके से औरतें भी तो काम कर रही है, इसीलिए इनको भी बराबर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो भी दी जानी चाहिए. The suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard, they chained themselves to railing in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strike, and they had to be fed by force. सफ्रेजेट्स उन्हें कहा जाता है जो कि अपने वोट देने के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने डिमांड रखी कि सभी औरतों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए. और उन्होंने अपना प्रदर्शन कैसे किया, जो पब्लिक प्लेसेस थी वहाँ पर वो अपने आप को जंजीरों से बांध लेती थी, और बहुत सारी औरतें जो थी उनको जेल जाना पड़ा, बहुत सारी औरतें भूख हड़ताल पे बैठी, ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाया जाता था. American women get the right to vote in 1920, while women in the UK got to vote on the same term as men some years later in 1928. तो अमेरिका की औरतों को वोट देने का राइट कब मिला, 1920 में, और यूके की औरतों को वोट देने का राइट मिला 1928 में. सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने व्हाट इज गवर्नमेंट चैप्टर को कंप्लीट किया. आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.